हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। आज हम जो है 2020 का फॉरेस्ट मेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2021 से 2024 तक के फॉरेस्ट मेंस के पेपर भी सॉल्व किए हैं, जो कि हमारे MPPSC के डायरेक्ट 5 यूनिट से जो है प्री के रिलेट करती हैं। तो हमने ये सॉल्व किए, वो हमारी आने वाली परीक्षा में हमको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। और इसके अलावा हमने MPPSC के 2015 से लेकर के 2024 तक के प्री के जो सिविल सर्विसेज के लिए और फॉरेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है प्री, उसका हमने पेपर सॉल्व करके रखा हुआ है। 10 साल के आपको 1000 क्वेश्चन आपको आयोग द्वारा कंडक्ट करवाई गई एग्ज़ाम के आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है। काफ़ी फ़ायदा उन पेपर्स को सॉल्व करके आपको होने वाला है। आइए बिना देरी करते हुए आज का 2020 का फॉरेस्ट मेंस का हम पेपर सॉल्व करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन, या निगम ही बोल रहे हैं ना, कॉरपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975 में। अब इसको 75 को कैसे याद रखेंगे आप, है ना। तो 75 को इस तरह से कि इंदिरा गांधी जी जो थी ना, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इस टाइम पर जो है हमारे यहाँ पर आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल का दौर था ये, है ना। 75 वाला आपातकाल का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार थी इस टाइम पर। तो हुआ क्या कि सभी लोग जब अपने घरों में सभी लोग बंद थे, है ना, तब क्या हुआ, वनों की कटाई जो है वो रुक गई। कटाई क्या हो गई, रुक गई। तो उससे क्या हुआ, वनों का विकास हो गया। वनों का क्या हुआ, वनों का विकास हो गया, खूब विकास हुआ। कब हुआ? 75 में। याद रहेगा ना। जब सभी लोग जब अपने घरों में बंद थे, सभी लोग जब अपने घरों के अंदर क्या थे, बंद थे, तब क्या हुआ, वनों की कटाई रुकी। और वनों की कटाई रुकी तो क्या हुआ, उनका नंबर ऑफ वन क्या हो गया, बढ़ता गया, है ना, इंक्रीज होता चला गया। उससे क्या हो गया, वनों का विकास हो गया। तो ऐसे याद रहेगा ना। 1975 वन कॉरपोरेशन निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में। ये MP की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसकी कोयला खान की और कोयला क्षेत्र की। तो कोयला खान ये शाहपुर है, मोहपानी है, बरकुही है, हिंगन देवी है। तो यहाँ पर उनका कोयला क्षेत्र दे रखा है पेंच घाटी, तवा घाटी, कानन घाटी और सतपुड़ा श्रेणी। अब यहाँ पे जो आंसर आप देखेंगे इसका, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेकंड बता रहा है, ये है ना, सी का सेकंड बता रहा है, यानी कि शाहपुर तवा घाटी। मोहपानी आपका हो जाएगा सतपुड़ा, बरकुही हो जाएगा आपका पेंच, और हिंगन देवी हो जाएगा आपका कानन घाटी। हाँ, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। शाहपुर कोयला खान जो है आपको कहाँ मिलेगी, तवा घाटी में देखने को मिलेगी। मोहपानी आपको सतपुड़ा में, बरकुही आपको मिलेगी पेंच घाटी में, और हिंगन देवी आपको मिलेगी कानन घाटी में। तो ये कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित खाने जो है वो भी आपको याद रखना है। क्या आंसर है इसका? 2 4 1 3, 2 4 1 3। मध्य प्रदेश चूना उत्पादन में 2020-21 का पूछ रहा है, भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो आपका ये दूसरा स्थान रखता था। कब? 2020-21 में। MP 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, और उसी साल का जो है इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है ना स्थान। तो हमको अभी 2024-25 में क्या रहा है वो भी ध्यान रखना है। 23-24 में, सॉरी, क्या रहा है वो ध्यान रखना है। अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू हुआ? अमरकंटक जो है वो कब स्टार्ट हुआ, या स्थापना जो है उसकी कब हुई, स्थापना पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 65। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो अमरकंटक में कितना आ रहा है, कंटक, अमरकंटक, है ना, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हैं, इसे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपका 65 हो जाएगा यहाँ पर। अमरकंटक तापी विद्युत स्टेशन कब स्टार्ट हुआ? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक थी? 2020 में पूछ रहा है कि इसकी जो क्षमता इन जो दिए हुए उनमें से सर्वाधिक किसकी थी? तो यहाँ पे सिंगाजी जो डोंगलिया में है स्थित, उसकी सर्वाधिक रही थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो ये जो संधि की थी मल्हार राव होलकर जी के साथ में की थी। कहाँ की संधि? मंदसौर की संधि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपके महाकौशल क्षेत्र से ये संबंधित थे। कौन? ठाकुर निरंजन सिंह। अब आपको पता नहीं होगा महाकौशल क्षेत्र कौन सा है, जो नए लोग हैं उनको, बाकी पुरानों को तो सब पता होगा, है ना। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, महाकौशल क्षेत्र किधर पड़ेगा आपके एमपी में। ये मैप हो गया। तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये वाला एरिया, ये महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता था पुराने समय में, है ना। तो ये यहीं की बात कर रहे हैं कि इस वाले एरिया में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, है ना, कौन था जो इससे संबंधित था? तो आपके ठाकुर निरंजन सिंह हो जाएंगे जो यहाँ इससे संबंधित थे। अब इस वाले एरिया में रह रहे हैं, यानी कि ये कौन सी जनजाति के हो सकते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है। आई थिंक गोंड हो सकते हैं, ये गोंड हो सकते हैं। बाकी आप एक बार चेक जरूर इसको करना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है लेकिन मुझे गोंड याद आ रहा है इसका। महाकौशल मंदसौर अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? मंदसौर अभिलेख की रचना पूछा। ये ऐसा अभिलेख है कि ये अगर पेपर में इससे क्वेश्चन ना बने ना तो पेपर बाहर नहीं निकलेगा अपने प्रिंटर से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना इससे रिलेटेड सभी। तो इसकी जो रचना की थी वो वत्स भट्टी ने की थी। ठीक है, किसने? वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख की। और कहाँ पर है ये? मंदसौर का पुराना नाम क्या है? दशपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये क्या है? लोकेटेड है। ये एमपी का अगर हम मैप देखते हैं ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको मंदसौर मिलेगा। ठीक है, ये नीमच हो गया आपका और ये आपका है मंदसौर यानी कि दशपुर। और यहीं पे ये अभिलेख स्थित है। सूर्य मंदिर की भी जानकारी यहीं से मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, वो कवर कर लेना। कहीं से भी एक प्रश्न तो इससे फिक्स है। आगे समझ, आगे बात करेंगे हम। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भ से आप याद रखेंगे भारिया। भ यहाँ भी आ रहा है, भ यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भील पे मत चले जाना आप। भड़म तो भारिया, भार कौन उठाते हैं? भारिया, है ना। भड़म नृत्य करके बाहर उठाते हैं, भारिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्धचालक होते हैं, तो इसको भी जो है आयोग के द्वारा क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया गया है। अर्धचालक कैसे होते हैं? तो इसमें आंसर इसका आप देख लेना, लेकिन इसको आयोग द्वारा जो है डिलीट कर दिया है। USB पोर्ट के उपयोग से, USB का बोला है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। USB पोर्ट के उपयोग से कितने परिधि उपकरणों को जोड़ सकते हैं? तो 127 जो है परिधि उपकरणों को हम जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वापस ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जहाँ से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है। तो रोबोट्स में भी होता है। देखो अभी तक हमने जितने पेपर सॉल्व किए हैं ना, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन ये मेरे कम से कम 3 से 4 बार जो है मैं इस क्वेश्चन को रिपीट देख रही हूँ, और आयोग के ही पेपर सॉल्व किए हैं हमने। तो आप मान सकते हैं यहाँ से आपके जितने पेपर आपने अगर सॉल्व कर लिए ना, मैंने जो करवाए हैं, तो आपको सीधे 3 से 4 क्वेश्चन का जो है फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। रोबोट्स प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में, आभासी वास्तविकता में, तो उपरोक्त सभी में जो है इसका क्या हो जाएगा? उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा क्या है? रोबोटिक्स का। रोबोटिक्स से भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है। अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे में जानने के मिशन में तो बिल्कुल हो सकता है। ह्यूमनॉइड के तो इसमें भी हो सकता है। ड्रोन में तो इसमें भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? कंप्यूटर वायरस को किसके द्वारा गढ़ा गया था, है ना? तो वो यहाँ पे हो जाएंगे फ्रेड कोहेन। क्या करा था इन्होंने? कंप्यूटर वायरस शब्द को गढ़ा था। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका तृतीय स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है ये भी हमको देख लेना है। ठीक है, वर्तमान वाला आप कमेंट करके हमें बताएंगे कौन सा स्थान है। और अगर आपको ये रैंकिंग वाला अगर कुछ वीडियो लग रहा है, अभी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मुझे प्लीज़ अभी के अभी कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं इसको
आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। यहाँ से भी हमको क्वेश्चन फिक्स है कि आएंगे यहाँ से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन, कपास का पूछ रहा है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? खरगोन में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रैबिट होता है कैसा होता है? रैबिट व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट होता है ना। तो कपास का रंग कैसा होता है? वो भी कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? वाइट होता है, और कपास का रंग भी वाइट होता है। तो खरगोश कैसा होता है? वाइट होता है। खरगोश से खरगोन याद रख लेंगे और कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपको याद हो जाएगा। कहाँ पर? खरगोन जिले में। अभी खरगोन कहाँ पर है कि लोकेशन में बताऊँ आपको, तो हमने एमपी का मैप का बनाया था, यहाँ पर है ना। तो ये वाला जो एरिया देखेंगे ना आप, तो ये खंडवा खरगोन वाला एरिया आपको ये दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका खरगोन है और यहीं पर जो है किसका उत्पादन होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो यहाँ पे जो ईयर्स दे रखे हैं 2019, 2018, 2016, 2014। आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया है। वर्तमान में हम जो है इसका सही आंसर सर्च करके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लगा सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का है, किसमें? वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूलवर्धन में कितना परसेंट रहा है? 2%। ऐसे क्वेश्चन भी हमको देखने को मिले थे और आगे भी मिलेंगे, तो हमको प्रिपेयर रहना है। और जो नए लोग हैं उनको ऐसे क्वेश्चन में नहीं उलझना है। बेसिक चीज़ें जो सिंपली आप याद रख सकते हो, अभी वो चीज़ें आप करेंगे। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूलवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला जो है वो कहाँ लगता है? आपके ग्वालियर में। सभी लोग जानते हैं ग्वालियर कहाँ है, हमारे एमपी के उत्तरी एरिया में, यहाँ पर आपको लोकेटेड मिलेगा। पूछा है वृहत संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है? तो व्र और व याद रखेंगे ना, व और व, तो वराहमिहिर के द्वारा जो है ये रचना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ आपके वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा जो उज्जैन है उसके अंतर्गत आता है और जीआई टैग भी मिला हुआ है यहाँ के वस्त्रों को। बटिक प्रिंट आप सभी लोग जानते होंगे। ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो मानधाता जो है इसका प्राचीन नाम है। और महेशमती किसका नाम है प्राचीन? कमेंट करके बताएंगे आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जो है वो लोकमत समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं रहा है? पूछा है नहीं रहा है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा उस्ताद आमिर खां, क्योंकि ये कहाँ से थे? आपके इंदौर से। ठीक है, इंदौर से संबंधित थे ये। बाकी सभी राजा भैया पूछवाले का वास्तविक नाम आपको ध्यान रखते हुए चलना है। पंडित शंकर राव, इनका भी संबंध रहा है हमारे ग्वालियर शहर से, और तानसेन जी का भी रहा है ग्वालियर शहर से। अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो भारत था, 18th नंबर का। यूनिट 6 से आप रिलेट करके देख सकते हैं इसको, वहाँ पे ये G20 डायरेक्ट आपके सिलेबस में दे रखा है, तो उसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो आपके आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मसक्तू किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कुष्ठ रोग उन्मूलन से ये संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल किसके द्वारा की गई? तो GI क्लाउड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमा है, तो यहाँ पर हमको जोड़ी मिलाना है। इसको प्रोजेक्ट दे रखे हैं गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, और उनके प्रोजेक्ट के साथ उनका जो है स्टेट हमको मैच करना है। तो फर्स्ट का यहाँ पे D दे रखा है। ज्ञानदूत पोर्टल हमको याद रखना है, ओके, ये पूछा जा चुका है। ज्ञानदूत MP का है। डॉकनेट किसका है? तो जम्मू कश्मीर का है। डॉकनेट जम्मू कश्मीर का है। सारथी किसका है? सारथी आपका हो जाएगा राजस्थान का, और सेतु आपका हो जाएगा महाराष्ट्र का। देखो अब इसको याद कैसे रखेंगे? मध्य प्रदेश क्या करता है? ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है। मध्य प्रदेश ज्ञान देता है। सारथी क्या करता है? थ आ रहा है ना, राजस्थान में भी थ आता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। राजस्थान क्या करता है? साथ देता है, राजस्थान साथ देता है। सारथी किसका हो जाएगा? राजस्थान का।
और सेतु, अभी आपको पता है अटल सेतु कहाँ पर है, सभी लोग जानते हैं ना, काफ़ी फेमस रहा है, चर्चाओं में भी रहा है। तो अटल सेतु कहाँ पर है, हमारे महाराष्ट्र में। ऐसे ही तो सेतु जो आपका प्रोजेक्ट या ऐप हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, आपके महाराष्ट्र का। और डॉकनेट नेट कहाँ मिलता है, ऊंचाइयों पर। और अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ये उत्तरी एरिया में है ना। इधर हम देखेंगे तो मान लो इधर क्या है, अगर हम दक्षिणी भाग से इधर वो करें तो मान सकते हैं कि हम इधर ऊंचा भाग है, हमारा ऊंचा भाग है ना। तो डॉक नेट का मिलता है ऊंचाइयों पर। टावर कैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे बने होते हैं ना। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आपको डॉकनेट मिलेगा। थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे ना, चीज़ों को घुमा लेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जैसे माइंड सामने आएगी ना आंखों के, अब वो तुरंत क्लिक होगा उसका आंसर कि क्या है। आपका माइंड जो है कंप्यूटर से कम नहीं है, बस यूज़ करो उसका। यूडीपी का पूरा नाम क्या है, यूडीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया है हम यहाँ पर। तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे हमको। यूडीपी याद रख लो अभी से, क्या है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस देश के डोमेन नेम में सफिक्स नहीं होता है, तो आपका जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सफिक्स नहीं होता है। ये भी हमको ध्यान रखते हुए चलना है। ये मैं दूसरी या तीसरी बार देख रही हूँ इस क्वेश्चन को, रिपीट किया है इसको अलग अलग एग्जाम्स में। डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को आईटी एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है, तो ये भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री दे रखा है, राज्यपाल दे रखा है, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष दे रखा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो कैसे डील करेंगे। अब उच्च न्यायालय का क्या काम है यहाँ पे, धन विधेयक, वो भी कहाँ पर, आपके विधानमंडल में। तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। बचे हमारे 75%। अभी 75% में से भी हमको देखना है कि मुख्यमंत्री ऐसे किसी उसमें क्यों करने लगेगा इंटरफेयर, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। अभी हमारा आ गया 50-50 पे आ गया। अभी 50-50 में से भी हमको एलिमिनेट करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि धन विधेयक हमने अगर पढ़ा हुआ है तो क्या होता है, धन विधेयक ऐसे ही जो है आपके पटल पे नहीं रख दिया जाता है। क्या करते हैं, उसको पहले पूर्व अनुमति लेते हैं राज्यपाल की, पहले पूछा जाता है राज्यपाल से, सारी चर्चाएं की जाती है, उसके बाद ही उसको पेश किया जाता है। अभी यहाँ पे पूछा अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से तो यहाँ राज्यपाल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे तो पहले ही पूछ लिया जाता है ना। तो हमारा बचा 25% और 25% में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही, कौन, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। तो अंतिम रूप से जो है इनके द्वारा ही ये निर्णय लिया जाता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। राज्यपाल से तो पहले ही पूछ लिया जाता है पेश करने के। तो इस प्रकार से हम जो है आंसर को निकाल लेते हैं, हमारी आंखों के सामने ही रहता है आंसर। बस थोड़ा सा हमको सोचना है, दिमाग लगाना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे समझ कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपके बलराम झाकड़ जो हो जाएंगे ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर आपने राज्यपाल वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैंने करवा रखा है राज्यपाल वाला टॉपिक, काफ़ी बेनिफिट उस क्लास से आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे, सारे फैक्ट आपको उसी क्लास में मात्र देख लेने से याद हो जाएंगे, है ना। ट्रिक वगैरह सब कुछ बता रखा है उसमें, वो छोटी सी क्लास है और सारे राज्यपाल संबंधित सारे जो फैक्ट हैं आपके वहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप जा कर के एक बार ज़रूर देखें, और अगर आपको थोड़ा सा वॉइस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है वहाँ पर तो मुझे बताएं, ताकि मैं इसको वापस से आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूँ। 73 जो नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन भी जो है आपके 2024 MPPSC प्री, है ना, एज इट इज़ आपको देखने को मिला है, एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। थोड़ा सा प्रश्न तो ये का यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे ऑप्शन में ये 1 2 3 जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे किए हुए, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन आपका 2024 का जो पेपर हुआ था हमारा प्री का, उसमें था, है ना। तो कब MP में कब पारित हुआ था, 30 दिसंबर, पारित की बात कर रहे हैं, ठीक है। कब पारित हुआ था, 30 दिसंबर 1993। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं
9 दिसंबर था इसका, तो आंसर 1993। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, किसी का मुझे कमेंट भी आया था, तो ये जो है ये प्रस्तुत किया था, और 29 दिसंबर 1993 को वो क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था ना। और पारित कब हुआ था, तो 30 दिसंबर 1993 को। और पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, 24 अप्रैल, ये वाला ये डेट जो दे रखी है ना, ये इंडिया की दे रखी है। तो 24 अप्रैल आपके 1992 को, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को हमारे यहाँ पर पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर पूरे इंडिया में क्या कर दिया गया था, इसको पंचायती राज अधिनियम को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया था। याद रहेगा ना। लेकिन एमपी में हम बात करेंगे तो 30 दिसंबर 1993 को पारित कर दिया गया था। और प्रस्तुत कब किया था इसको, विधानसभा में 29 दिसंबर को, एक दिन बाद ही इसको क्या कर दिया था, पारित कर दिया। अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया या नहीं हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 30, 1993। मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो आपके 16 नगर निगम यहाँ पर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी फसल क्षेत्र है, कितने फसल क्षेत्र है? तो आपके 5 हो जाएंगे। और जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, जलवायु क्षेत्र की बात करेंगे, ये भी हमको याद रखना है, जलवायु क्षेत्र एवं ये कृषि जलवायु कर सकते हो आपको, कृषि जलवायु क्षेत्र, और ये कृषि क्षेत्र, या फिर आप इसको फसल क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो आपके जलवायु क्षेत्र कितने हो जाएंगे, 11 है ना, और ये हो जाएंगे आपके 5। तो ये 11 और 5 याद रखना है। जलवायु ज़्यादा होती है 11, और कृषि क्षेत्र या फसल क्षेत्र कितने, 5, 11, 5 याद रखना। ये आंसर हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो है बार बार इससे जलवायु से, फसल से, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आपके चेन्नई में आयोजित किया गया था। पद्मश्री प्रफुल्ल कर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो संगीत क्षेत्र से वो संबंधित रहे थे। 43 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन थी? तो मेघा परमार। देखो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अब याद रखना, पर्वतारोही, पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं। पर्वतों से कौन टकराता है, बादल। बादल को हम मेघ भी बोलते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे हमारे मध्य प्रदेश से मेघा परमार। तुरंत क्लिक करेगा अगर ऐसे याद रखेंगे तो। भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये जो क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया आयोग के द्वारा। किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है? देखो ये यहाँ पे वापस आ गया मंदसौर अभिलेख। अभी ऊपर ही समझाया ना, इस अभिलेख से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले इसी पेपर में आपके आंखों के सामने। 50 भी नहीं हुए अभी हमारे, 45 में से आपको 2 क्वेश्चन जो है मंदसौर अभिलेख से देखने को मिल गए। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी थी कहाँ है। इसको 10 अभिलेख भी बोला जाता है। सूर्य मंदिर का भी मैं बताया था कि इसमें जो है उल्लेख आपको मिलता है, सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख भी, तो ये याद रखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है कि मंदसौर अभिलेख किस पठार में स्थित है ना, तो हमको याद रखना है मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो दक्कन ट्रैप से हमारा मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार आप सभी जानते होंगे किधर है, बता दूं क्या? चलो बता ही देती हूँ। ये एमपी का मैप हो गया हमारा, है ना। तो ये जो है हमारा मालवा का पठार है, और यहाँ पर जो पाई जाती है चट्टानें वो कैसी होती हैं? दक्कन ट्रैप। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत 2020-21 में कितना रहा है? तो ये रहा था 30.72%। अभी वर्तमान में अगर हम वनों की बात करें तो हमारे एमपी में जो है कमी दर्ज की गई है ना। मध्य प्रदेश वालों, वृक्षारोपण करो, बढ़ाओ अपने जंगलों को, ख़त्म मत करो, तभी इस बार इतनी गर्मी बढ़ी है, आपको टेम्परेचर इतना हाई देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि पूछ रहा है तो आपका 10 अक्टूबर। दक्षिण पश्चिम मानसून किसको बोलेंगे हम? दक्षिण पश्चिम। ये आपका दक्षिण वाला एरिया है ये, और ये आपका पश्चिम वाला एरिया। तो ये वाला जो मानसून है ना, इसकी पूछ रहा है कि इसकी समाप्ति कब होती है? तो आपके 10 अक्टूबर के इसकी समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? कर्क रेखा के समानांतर है, तो आपको यहाँ पर जो है 20 डिग्री सी समताप रेखा जो है ये भी, और 18 डिग्री भी, तो ये दोनों ही आपकी क्या हो जाएगी? कर्क रेखा के समानांतर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे ये जा रहा है एमपी है, तो ये कर्क रेखा ऐसे गुजर रही, तो इसके समानांतर पूछा है
है ना। तो यहाँ से एक रेखा गुजर रही होगी, एक यहाँ से गुजर रही होगी, तो इसके बराबर वाली, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे ना, 18 और 20 वाली, है ना। 18 और ये हो जाएगी 20 और ये आपकी हो जाएगी कर्क रेखा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर देखते हुए चलेंगे तो हमको याद रहेंगी चीज़ें। तो 2 आंसर यहाँ पे आयोग ने सही माने थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को 2 से हमको मैच करना है। वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे, ये भी पढ़ लेना, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही मैच करने के लिए देगा वो। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला, तो अपना नौरादेही कहाँ हो जाएगा आपका, सागर में। नौरादेही हो जाएगा सागर में। रातापानी रायसेन, रा से रायसेन याद रख लेंगे ना, रा से रातापानी, रा से रायसेन। करेरा आपका हो जाएगा शिवपुरी में, और आपका बगदरा हो जाएगा सीधी में, ठीक है। करेरा शिवपुरी, और शिवपुरी कहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे आपको करेरा देखने को मिलेगा, इधर आपको रातापानी देखने को मिल जाएगा रायसेन में, और सीधी सिंगरौली आपको इधर यहाँ पर आप देखेंगे तो बगदरा मिलेगा, और नौरादेही आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इनकी लोकेशन हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन 2020 का जो फॉरेस्ट मेंस का पेपर हुआ था, वहाँ से हमने ये लिए, आयोग की साइट से हमने इसको डाउनलोड किया था पेपर को, और उसी के आंसर की से जो है सारे आंसर आपको हमने लगवाए हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कुछ कमी अगर लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। आने वाले टाइम में आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, किस यूनिट पर चाहिए, बुक्स रिलेटेड चाहिए, कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें, हम आपके आंसर देने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।